नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लाइव। हरियाणा में काफी गड़बड़ें हो रही हैं, खासकर की भर्तियों में, वो भी ढोल पीट पीट कर पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी का। कम से कम पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी को तो तार तार ना करें, इनके नाम को तो सार्थक करें यदि नाम ले रहे हैं तो। और नहीं करना है तो जो स्कैम कर रहे हैं उसको इन नामों से ढकिए मत। आप लोग जुड़ जाइए, जो और लोग जुड़ते जाएंगे वो शुरू से लाइव देख लेंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूं। मेरी सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग सब है। लेट्स स्टार्ट दिस लाइव। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा जो असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ, और वह केवल असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ, वह हुआ बाकी अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में भी। बहुत सारे बच्चे हैं, हिंदी के रिजल्ट आए हैं, कुछ और रिजल्ट्स आए हैं जिनके ईमेल प्राप्त हुए हैं, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं उनका सारा टेकअप नहीं कर पा रही मैटर। लेकिन इस लाइव में आई एम श्योर कि सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें कुछ इंसाइट्स मिलेंगी कि उन्हें क्या करना है, वह इन्होंने पहले क्या किया है उसका भी स्कैम मैं आपके सामने उजागर करूंगी। यह केवल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में नहीं हुआ है, ये आयुर्वेदिक मेडिकल एग्जामिनेशन में भी हुआ है, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर में भी हुआ है, ये प्रत्येक उस भर्ती में हो रहा है जो भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है। यहां ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट कंडक्ट करवाई जाती हैं, अधिकारी लेवल के बच्चे भर्ती होते हैं, अधिकारी लेवल की पोस्टें मिलती हैं। अब हम हरियाणा में देख रहे हैं काफी लंबे समय से, ये अभी की बात नहीं है, काफी लंबे समय से एक तो हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों का अचानक से भारी मात्रा में चयन हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, मेरिटोरियस नहीं है, मेरिट में है तो चयन होगा भी, लेकिन हरियाणा के बच्चे अचानक से ही नालायक घोषित किए जाने लगे हैं एचपीएससी और हरियाणा सरकार के द्वारा। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमारे बच्चे जो ऑल इंडिया रैंक 1 तक लेके आ रहे हैं, अन्य विभिन्न एग्जामिनेशंस में जो अन्य स्टेट्स में भी जाकर लग रहे हैं, जो सेंटर में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस लग रहे हैं, जो अन्य पोस्टों पर भी जाकर अपनी धाक जमा रहे हैं, वो हरियाणा के ही अधिकारी लेवल के एग्जामिनेशन में फेल हो रहे हैं। ऐसे एग्जामिनेशन में जिसके अंक 150 हैं, लेकिन वो उसके भी 35% नहीं ले पा रहे हैं। कमाल की बात है या नहीं? बिल्कुल है। और जब ये बच्चे कमीशन जाते हैं, कमीशन के चेयरमैन से बात करते हैं, तो चेयरमैन कहते हैं कि तुम नालायक, तुम्हारे यूनिवर्सिटीज नालायक, तुम्हारे कॉलेज नालायक, तुम्हारे टीचर नालायक और तुम जीरो। इतनी बड़ी बात कह देते हैं। उसके बाद भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है कुछ। एक प्रेस वार्ता के दौरान उनसे सवाल किया जाता है कि मान्यवर, अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में फला फला चीज हो गई है और आप मौन क्यों हैं, आप चुप क्यों हैं? तो वो वही रटा रटाया जवाब देते हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज बोलते हैं ना, इससे कई बार ऐसा लगता है जैसे चेयरमैन और मेंबर परमात्मा ने ऊपर से भेज रखी है, चुनते नहीं है उन्हें, है ना। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है, चेयरमैन मेंबर तो आप ही चुनते हो, तो बदल दो ना, हरियाणा का बंदा बिठा दो ना। अचानक से बाहर का बंदा बैठा हुआ है, यहाँ के बिहारी हैं, हमारे चेयरमैन बिहार से आए हैं और मुख्यमंत्री भी अपने आप को बिहारी कह चुके हैं, तो ये कनेक्शन सा कैसे फिट हो रहा है? समझ नहीं आ रहा।
आऊंगी, पॉइंट पे आऊंगी, लेकिन थोड़ी सी भूमिका बनाने दो। उसके बाद आप ये देखें, वो मौन है, चुप है, उनसे पूछा जाता है, कहते हैं स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है, फिर कहा जाता है कि स्कैम हो रहा है जी, तो कहते हैं पारदर्शिता है भाई, बच्चे जाएं और देखें, अपना रिजल्ट देखें। कैसे देखें? रिजल्ट कैसे देखें? पारदर्शिता तो बस नाम नाम की है, दे दो ना आंसर कॉपीज। इन बच्चों को आपके खिलाफ कोर्ट में जाके खड़े होना पड़ रहा है आंसर कॉपीज के लिए कि भैया हम नालायक नहीं है, तुम नालायक हो, तुम्हारा एग्जामिनर नालायक है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट नालायक है। जो गोल्ड मेडलिस्ट, जेआरएफ, पीएचडी, ऑल इंडिया रैंक 1, आईआईटीएन, बीएचयू में एडमिशन हुए बच्चों को, जो ऑल इंडिया रैंक 1, समझ रहे हो आप, उस बच्ची को भी, जो बीएचयू में इकलौती एक महिला गई है पूरे इस एएमओ वाली बात करूं तो, वहां से इकलौती एक महिला हरियाणा की गई है, वो भी इन्होंने फेल दर्शा रखी है, 35% अंक लाने में वो भी नाकाम रही। फिर ऊपर से मुख्यमंत्री साहब प्रेस वार्ता के दौरान बोलते हैं पारदर्शिता, पारदर्शिता। तो पारदर्शिता है तो मुख्यमंत्री साहब इन बच्चों की आंसर कॉपीज इनके हाथ में दे दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के बच्चे एएमओ के बच्चों की तरह ही कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से न्याय की उम्मीद रखे हुए हैं कि उन्हें आंसर कॉपीज दी जाएंगी, ताकि वो खोल के देखें तो सही कि उन्होंने तो सारे जवाब ठीक लिख रखे हैं, लेकिन आपने उन्हें अंक क्यों नहीं दिए? यही तो देखना चाहते हैं। यही आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स के बच्चों ने किया। जो अंग्रेजी के बच्चे अभी एग्जामिनेशन जो उनकी आया है, रिजल्ट आया, उसके बाद जो कोर्ट जा रहे हैं, उनके लिए खासकर, और जो और भी बच्चे अन्य विषयों के बच्चे जो कोर्ट जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एएमओ का एग्जाम्पल देने वाली हूं, आपसे पहले वो केस दायर कर चुके हैं और उनके केस में इन्होंने क्या चालाकी की है, कितने शाणे लोग हैं ये अभी आपको पता चलेगा। एएमओ में मैं आपको बता दूं 805 पोस्टें थी, जिसमें से 529 इन्होंने भरी है, 350 के करीब जनरल कैटेगरी की भरी हैं। और आपको जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि इसमें 100 बच्चे भी हरियाणा से नहीं है। 100 बच्चे भी गिनती के हरियाणा से नहीं है। इसके अंदर 805 पोस्टें थी, 529 भरे, बाकी खाली छोड़ी, और 100 बच्चे भी हरियाणा से नहीं हैं। ये आंकड़ा देने में डरते हैं। बहरहाल बात करती हूं, पॉइंट पे आती हूं। एएमओ का एग्जामिनेशन हुआ था, फिर रिजल्ट आया, वैसे ही सीट खाली छोड़ी, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी और अन्य विषयों में हो रहा है, वैसे ही सब कुछ होता रहा। ठीक, उसके बाद हमने एक प्रेस वार्ता की कि भैया आपने गोल्ड मेडलिस्ट फेल कर दिया, आपने जेआरएफ फेल कर दिए, नेट कर दिए, पीएचडी कर दिए, हमने सारा आंकड़ा दे दिया, उन बच्चों के क्रेडेंशियल्स बता दिए, जैसे मैंने अंग्रेजी वालों के बताए थे, सब बता दिए, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। इन बच्चों को कोर्ट जाना पड़ा। ये कोर्ट गए, कोर्ट में इन्होंने मुकदमा दायर किया, CWP नंबर 4737 ऑफ 2025, आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद अन्य बहुत से मुकदमे हुए, मैं बाकी सबको नहीं पढ़ रही हूं, वो सारे उसके साथ अटैच हो गए। तो पारदर्शिता चीखने वाले मुख्यमंत्री को मैं यहां बताना चाहती हूं कि आपने कोई उनकी आंसर कॉपीज नहीं दिखाई है, कोई पारदर्शिता नहीं बरती, आप पूरे नॉन ट्रांसपेरेंट चल रहे हो। आपने भरसक कोशिश की कि इन बच्चों को इनकी आंसर कॉपीज न दिखाई जाए। पूरी सरकार ने और एचपीएससी ने जोर लगा दिया कि इन बच्चों की आंसर कॉपीज इनको नहीं दिखाई जानी चाहिए, सीक्रेसी के नाम पर, ठीक, और एग्जामिनर का नाम छुपाने के नाम पर। उस बुदम को क्यों छुपा रहे हो जिसको आंसर कॉपी चेक करनी आ रही? आई एम सॉरी, लेकिन यही वर्ड उनके लिए यूज होना चाहिए। बहरहाल उसके बाद इन्होंने लड़ाई लड़ी, लंबी, बहुत समय निकल गया, और ये एक ऑर्डर पास करवा लाया कि इनकी आंसर कॉपी इन्हें दिखाई जाएगी। फिजिकल पोजेशन नहीं दिया आंसर कॉपी का, आंसर कॉपी दिखाई जाएगी। इन बच्चों को कमीशन बुलाया गया, वह 10 से 15 मिनट के लिए इनको कंप्यूटर के स्क्रीन पर आंसर कॉपी दिखाई गई। हाथ में आंसर कॉपी दे देंगे तो पकड़ नहीं लेंगे वो। अब कंप्यूटर पे तो दिखा दो और कोर्ट में बोल दो कि दिखा दी है जी इन्हें। तो अब उनको आंसर कॉपी दिखाने के बाद कहा कि ऑब्जेक्शन फाइल कर दो। अब मनोस्थिति समझने की कोशिश करना। मैं हूं, जैसे मैं श्वेता, मैंने एक एग्जामिनेशन दिया, मैं 15 सवाल लिख कर आई,
और मैंने अपने 15 सवाल 20 सवाल जो भी, इनके तो 20 थे शायद, 20-25 थे, वो सवाल लिख के आई और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे तो 70-80% आ रहे हैं जितना मैं लिख के आई हूं। लेकिन मेरे इन्होंने दिए नहीं 35% भी। अब इन्होंने मुझे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा दिया मेरी आंसर कॉपी दिखाने के लिए। मैं अपनी आंसर कॉपी देख रही हूँ और मेरे आंसर में 10 नंबर का सवाल है, दे रखा है 1 नंबर, जबकि मैंने सब कुछ लिख रखा है। दूसरे सवाल पे जाती हूं, 20 नंबर का सवाल है, दे रखे हैं 2 नंबर या 3 नंबर। मेरा माथा घूमने लगता है। तीसरे सवाल पे आती हूं, अरे 30 नंबर का सवाल है, दे रखे हैं 4 नंबर। 5वें सवाल पे आती हूं, 20 नंबर का सवाल है, दे रखा है 0 नंबर। 4 मैंने पेज लिखे हैं, वही पेज जो बुकिश लैंग्वेज है पूरी की पूरी वैसे की वैसी छाप दी, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है वो की वो छाप दी। यहां तक क्या होगा दिमाग का, सोचो क्या होगा दिमाग का। दिमाग खराब हो जाएगा कि इससे बेहतर मैं क्या लिख सकती थी। 5वें सवाल पे जाती हूँ, 6ठे सवाल तक मायूसी मन में छा गई पूरी पूरी कि क्या करा है ये, किसने चेक किया है, ये क्यों किया है। वहां मैं देखती हूँ कटिंग है, मेरे कहीं 6 अंक दिए तो काट कर उन्हें 5 किया है या 4 किया है, लेकिन किसी एग्जामिनर के सिग्नेचर तक नहीं है वहां पे अंक देखती हूं, किसी पे भी टिक नहीं लगा रखा, आंसर पे टिक नहीं है। टिक होता है ना, जैसे बाकियों पे टिक कर रखा है, एक आंसर पे टिक ही नहीं किया और अंत में जाके 0 लिख दिया खुद से ही महानुभवों ने। ऐसा इन्होंने किया। इनके शायद 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न, मेरे पास 10 मिनट, मुझे 10 मिनट के लिए मेरी आंसर कॉपी दिखाई है, मैं 20 प्रश्न देख रही हूं, मेरे मन में कई सवाल चल रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया कि मेरे साथ क्या किया है ये। और उससे क्या हुआ कि 20 प्रश्नों के अंक भी मुझे याद रखने, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्शन भी तो फाइल करना है, मुझे फिजिकल पोजीशन तो दे नहीं रहे हैं आंसर कॉपी का। तो मैंने उन सबके अंक भी याद करने की कोशिश की। पहले में इन्होंने मुझे 2 दिए, दूसरे में 3 दे रखे हैं, तीसरे में 4 दे रखे हैं, चौथे में, समझ गए, 1 साल पहले एग्जामिनेशन दिया, उसके बाद ये सब कुछ, या 1.5 साल या 2 साल पहले एग्जामिनेशन, उसके बाद मुझे ध्यान भी नहीं है। लेकिन मैंने 20 के 20 प्रश्नों के किसी भी तरीके से याद करके मैं ले आई और बाहर आके मुझे कहा गया कि कोई किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल करना है। तो कुछ लोग तो मायूस ही हो गए कि अब क्या ऑब्जेक्शन फाइल करें, अब क्या करें, इनसे कहां तक जाकर लड़े, ये तो हो ही गए हैं बेशरम, हम कितना हुए, अगले पेपर की तैयारी करें या इनके खिलाफ लिख कर दें। खिलाफ लिख कर देंगे तो कहीं हम पॉइंट आउट तो नहीं हो जाएंगे कि अच्छा श्वेता ही ज्यादा बोल रही थी, यही ज्यादा लिख के आई है, तो कहीं पिन पॉइंट करके मेरे को कल को इंटरव्यू में बाहर तो ना कर दे। मैं आप सबकी मनोस्थिति समझती हूं, क्योंकि मैं इस चीज से गुजरी हुई हूं, तो मैं ये बहुत बढ़िया तरीके से समझती हूं। तो क्या हुआ, बाहर आए और कुछ लोगों ने ठाना कि चलो लिख के देते हैं, कुछ लोगों ने हथियार डाल दी कि छोड़ो अब कितना लड़ेंगे। ठीक, तो जिन्होंने लिख कर दिया, पहले प्रश्न में ये ऑब्जेक्शन, दूसरे में ये, तीसरे में ये जनरल दिया कि आपने बहुत गलत किया है, बुक में ऐसा ही लिखा है, स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसा ही लिखा है और आपने जनरली मुझे कम अंक दिए हैं। तो उसके इन्होंने जवाब क्या दिए हैं, वो जवाब जरूर सुनना असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी वालों व अन्य विषयों वालों भी। इन्होंने दिया, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगी, सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द पिटिशनर बोलने वाली हूं और इनके रिमार्क्स, क्योंकि यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी वालों के साथ भी और बाकियों के साथ भी, और मेरी सलाह जरूर मानना इसमें। ठीक, पहले ऑब्जेक्शन बताती हूं क्या। आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द आंसर शीट ऑन 26/9/2025 द कैंडिडेट हैड सबमिटेड अ रिप्रेजेंटेशन ऑन द सेम डे वेयरइन द कैंडिडेट क्लेम्ड दैट she has been awarded very less marks in many questions despite giving good answers. The candidate has mentioned in question number 8 she has been given 0 mark even though she had given proper answer. कैंडिडेट ने कहा है कि भैया मेरे को आपने इन जनरल मेरी पूरी आंसर कॉपी में बहुत कम अंक दिए और 8वें प्रश्न में तो आपने मुझे 0 अंक दे दिए, जहां मैं बहुत अच्छा प्रश्न करके आई हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में 6 दिए हैं मार्क्स, लेकिन उनको काट के फिर बाद में आपने 5 कर दिया, और 6, 7, 10, 11, 13, 17 और 18 में बहुत कम अंक दिए हैं, 5 में केवल 5 अंक दिए हैं और आंसर को चेक भी नहीं किया है। तो कैंडिडेट ने क्लेम किया कि उसको मोर मार्क्स मिलने चाहिए थे, ज्यादा अंक मिलने चाहिए थे, और भी आगे काफी कुछ लिख रखा है, लेकिन ये जनरल मैंने आपको पढ़ के बताया।
तो ये आंसर क्या देते हैं, जो इनका रिमार्क्स है वो सुनिए। ऑन पेरूजल ऑफ इवेल्युएटेड आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द कैंडिडेट इट हैज बीन फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड फॉलोइंग मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 के 5 हैं, 6 के 3 हैं, 7 का 1 अंक दिया है, 8 के 0 दिए हैं, 10 के 2 दिए हैं, 11 के 3 अंक दिए हैं, 13 के 3 अंक दिए हैं, 17 के 2 दिए हैं, 18 के 2 दिए हैं। मतलब जिस जिस क्वेश्चन के ऊपर उसने रेज किया वो इन्होंने बता दिए। ये जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट जिनको मैं पढ़ रही हूं, वो गोल्ड मेडलिस्ट, वो नेट जेआरएफ, वो पीएचडी, वो पता नहीं क्या क्या, वो हमेशा टॉपर, लेकिन वो लड़की इनके 35% भी नहीं ले पाई। उसको हर एक प्रश्न में किसी में 1 मिला है, किसी में 2 मिले हैं, किसी में 3 मिले और 0 भी मिले हैं। बेचारी को 3 से ऊपर केवल एक ही प्रश्न में मिले 5 अंक और किसी में नहीं मिले। सोचो, वो अफसर बनना चाहती है, उसका सपना है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बनना, जिसके लिए वो सालों से तैयारी कर रही है, लेकिन उसको 3 अंक से ऊपर नहीं मिल पा रहा किसी प्रश्न में। तो आगे ये क्या लिखते हैं, ये सुनो इनके रिमार्क्स। वेयर एवर मार्क्स हैव बीन चेंज द एग्जामिनर हैज पुट हिज और हर सिग्नेचर्स ऑन द सेम। गलत। ऐसा बहुत सारी आंसर कॉपीज में नहीं था, जहां आंसर चेंज हुए हैं वहां सिग्नेचर नहीं थे, लेकिन इन्होंने तो बोल दिया, क्या कर सकते हैं। तो परमात्मा का अवतार है ना। आगे, द क्लेम ऑफ द कैंडिडेट्स दैट शी हैज बीन गिवन लेस मार्क्स बाय द एग्जामिनर इज विदाउट एनी मेरिट because the answer sheets have been checked by subject experts and marks have been awarded as per the answers attempted by the candidates। इनका जो क्लेम किया है कैंडिडेट ने कि उसको कम अंक दिए हैं, उस क्लेम में कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि जो आंसर कॉपी है वो चेक करिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने और अवार्ड किए हैं जो मार्क्स, वो भी जैसे कैंडिडेट ने आंसर लिखे हैं उसी हिसाब से नंबर दिए हैं। ठीक, उसके आगे लिखते हैं द कैंडिडेट हैज नॉट रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द मार्क्स अवॉर्डेड टू हिम और हर। उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है और घंटा कर रही है, वो ऑब्जेक्शन ही तो रेज कर रही है। अनपढ़ हो आप जो ऐसे रिमार्क्स आप दे रहे हो, उसने तो ऑब्जेक्शन रेज किया है। बहरहाल आगे, द कैंडिडेट हैज सॉट सर्टेन इंफॉर्मेशन बाय हर और हिज रिप्रेजेंटेशन। The said information cannot be provided as model answers, question wise and examiner wise reference books etc. are not disclosed by the commission। अच्छा, कैंडिडेट ने क्या कहा था कि आप मुझे मॉडल आंसर्स दे दें। मेरे आंसर गलत है ना। मॉडल आंसर मतलब जो आंसर आप मानते हैं कि ये सही है, जिसको देखते हुए आपने अंक अवार्ड किए हैं बच्चों को, वो आंसर तो दे दे। यदि मेरा गलत है, मैंने जिस बुक से पढ़ा है वो गलत है, जिन बुक से टीचर पढ़ाते हैं, जिन बुक से हरियाणा के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, जो भी उन्होंने पढ़ा है, यदि वो गलत है तो वो आंसर बता दें जो सही है। क्या गलत पूछा इसने? तो और कहा कि क्वेश्चन वाइज, एग्जामिनर वाइज रेफरेंस बुक्स, और बता दें कि क्वेश्चन वाइज, एग्जामिनर वाइज कौन कौन सी बुक्स को आपने रेफर किया है। तो इसको कमीशन कहता है कि डिस्क्लोज नहीं कर सकता कमीशन। इसमें क्या सीक्रेसी है? काय को फिर पारदर्शिता चिल्लाते रहते हो? बेवकूफ हो या बेवकूफ बच्चों को समझ रखा है तुमने? कहां की पारदर्शिता और कौन सी पारदर्शिता? खैर आगे, सो फार एज रिक्वेस्ट फॉर री इवेल्युएशन ऑफ द इंटायर आंसर शीट इज कंसर्न, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर री इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट। इन्होंने कहा कि भाई री इवेल्युएशन नहीं करते, हमारे पास कोई क्लॉज नहीं है री इवेल्युएशन का, हम कुछ नहीं हम करते। देयरफॉर नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। आगे एक और बच्चा लिखता है आंसर कॉपी, मैं थोड़े बहुत पढ़ के इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप लोग ऐसे ही लिखोगे और मैं अब आपको बताऊंगी आपने कैसे लिख के देना है। इसके बाद, आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ आंसर शीट ऑन कैंडिडेट हैड सबमिटेड अ रिप्रेजेंटेशन ऑन द सेम डे रिटन वेयर इन कैंडिडेट हैज मेंशन्ड दैट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, 10, 12 में बी री इवेल्युएटेड। तो ये इसमें लिख रहे हैं कि 4 नॉट अटेम्प्टेड, शायद उस बच्चे को याद ना रहा हो। 5 में 1 नंबर दिए, 6 में 3 नंबर दिए, ऐसे ऐसे 2, 3, 4, इससे ऊपर इन्होंने नंबर नहीं दे रखे। तो कह रहे हैं कैंडिडेट ने रिवैल्यूएशन के लिए पूछा है और उन क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया जो अटेम्प्ट ही नहीं करे। अरे आंसर कॉपी दे दो ना उसको, फिजिकल पोजीशन दे दो आंसर कॉपी का, तो उस बेचारे कैंडिडेट को याद रहेगा कि उसने कौन कौन से कर रखे हैं, क्योंकि उसने तो 2 साल पहले एग्जामिनेशन दिया, उसको तो नहीं था ध्यान। तो दे दो ना आंसर कॉपी। पारदर्शिता चिल्लाने वालों। और रीवैल्यूएशन की बात करें तो रीवैल्यूएशन तो हम नहीं करते हैं।
इसके बाद औरों ने भी लिखा है कि इंस्पेक्शन भाई मेरे को इन जनरल कम नंबर दिए हुए हैं और आप मेरी रिवैल्यूएशन कर दो। तो इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट that her marks have been reduced in all these questions is entirely wrong because there is no cutting reduction of marks either in the answer booklet। वो रिड्यूस्ड बोल रही है कि उसको कम अंक दिए हैं, ये कह रहे हैं कि हमने तेरे अंक काटे नहीं, हमने जितने देर कह रहे तुमने दे ही 1-2 नंबर रखे हैं, उसको भी क्या काट के 0 करोगे। खैर ऐसे ऐसे इन्होंने चीजें लिख रखी है। एक बच्चे का इसमें से उदाहरण देती हूँ। उस बच्चे ने मुझे बताया कॉल करके, डॉक्टर हैं वो, उन्होंने कॉल करके मुझे बताया है कि उन्होंने एक आंसर लिखा, ठीक, क्वेश्चन नंबर कुछ 8 ही लगा लो, चलो, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पेजेस के आंसर्स लिखे। मुझे क्वेश्चन नंबर अभी याद नहीं कौन सा उन्होंने बताया था, कि कोई चीज पूछ रखी थी। उन्होंने वो चीज का पहले इंट्रोडक्शन दिया कि वो क्या है, फिर उसके बाद उसके सिम्टम्स बताए सारी चीजों के, 5-6 चीजें थी, उनके सिम्टम्स सबके बताए, 5-6 चीजें पहले एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसका डायग्नोसिस बताया 5-6 चीजों का कि ये डायग्नोसिस होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया कि ये इसका कंक्लूजन है, फिर रिमार्क्स दिए खुद के और कंक्लूड कर दिया वो आंसर। उसमें 4-4.5 पेजेस उन्होंने लिखे। उन डॉक्टर साहब का एक भी पेज चेक नहीं किया और अंत में 0 नंबर लिख दिया। अब 0 नंबर लिख दिया, अब ये बच्चा कहां जाके रोए और किसके आगे रोए? न्यायपालिका के आगे गया है। न्यायपालिका ने कहा कि आंसर कॉपी दिखा दो। 10 मिनट के लिए एचपीएससी ने आंसर कॉपी दिखाने का नाटक कर दिया। इन बच्चों से कहा कि तुम अपने ये जो भी है तुम्हारी जो भी तुम रिमार्क्स देना चाहते हो, जो भी तुम्हारी ये तुम आरोप लगा रहे हो, ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, वो दे दो। वो ऑब्जेक्शन उन्होंने दे दिया और उनके बड़े प्यारे आंसर लेके आए कि भाई रिवैल्यूएशन हम करते नहीं, जो हमारे एग्जामिनर ने दिया है वो करेक्ट है और वही रहेगा, मॉडल आंसर हम देते नहीं, एग्जामिनर वाइज और क्वेश्चन वाइज हम बताते नहीं, डिस्क्लोज करते नहीं। भाई बाप, तुम तो बड़े शाणे इंसान हो, तुम तो कुछ भी नहीं दिखाते, तो तुम कुछ भी नहीं दिखाते तो तुम तो गुपचुप तरीके से कुछ भी करते रहो। तुम तो टॉपर्स को फेल करो, तुम गोल्ड मेडलिस्ट को फेल करो, तुम हमारे जेआरएफ को करो, नेट को करो, पीएचडीज को करो, तुम हमारे लगे लगाए प्रोफेसर्स को करो, डॉक्टर्स को करो, तुम्हारी तो मनमर्जी चल गई क्योंकि तुम्हें तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो यहां मैं न्यायपालिका से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि स्वतः संज्ञान लें। हरियाणा के युवाओं को जानबूझकर किसी स्कैम के तहत फेल किया जा रहा है और लगातार फेल किया जा रहा है, और ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, एएमओ, एडीओ, एचसीएस वगैरह तक सीमित नहीं है। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं, इन चेयरमैन के अंडर, जब से ये चेयरमैन आए हैं हमारे यहां पर, तब से धांधली चल रही है और बहुत बड़े लेवल की चल रही है। और इसमें सरकार की मिली भगत है क्योंकि सरकार इसको बचा रही है, साथ के साथ बोलती है कि पारदर्शिता, 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 पारदर्शिता नाम का कुछ है नहीं है। यहां पे बच्चों की जिंदगियां खराब कर दी हैं। अब यहां पे ये आपको ऐसे लिख के दे रहे हैं, तो आज मैं अंग्रेजी के और बाकी अन्य बच्चों को कहूंगी कि अभी आपको अपना प्रश्न पत्र याद है तो आप अपने जो भी आपने 15 क्वेश्चन लिखे हैं, उन 15 क्वेश्चंस का मॉडल आंसर्स बनवाओ अपने प्रोफेसर से जाके। जो भी 15 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी विषय हो, अपने प्रोफेसर्स के जाके, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा की, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं देश की, प्रोफेसर्स के जाके पैर पकड़ लो और कहो कि प्लीज इनकी रेफरेंस बुक्स बता दीजिए, उनके हाथ से लिखवाओ, उनको कहो कि प्लीज इसके मॉडल आंसर्स लिख के दे दें और एक मॉडल आंसर आप तैयार करो जो आप कोर्ट में फाइल करोगे। एक मॉडल आंसर आपको तैयार करना पड़ेगा, ये कोई सीक्रेसी का विषय नहीं है और इसको चैलेंज करके मांगना है। पहली बात, कोमल गोस्वामी लिख रही है एचपीएससी चेयरमैन शुड रिजाइन। मैं कहती हूं कि इनके ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए। इन्होंने जितना सब कुछ हरियाणा के युवाओं के साथ किया, जो बंद कमरों में हरियाणा के युवाओं को कहते हैं नालायक, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इनको जांच कमेटी बैठनी चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए इनके कर्म कांडों की। रिजाइन तो बहुत छोटी चीज है। आपको ये बंद कमरों में नालायक बोल रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज को नालायक बोल रहे हैं, कॉलेजेस को बोल रहे हैं, प्रोफेसर्स को बोल रहे हैं, आपने कहीं लिखित में दिया ही नहीं इनके खिलाफ। इनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा?
आप कहीं जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मैं कैंडिडेट का डर समझती हूं कि भाई मैं क्यों इनिशिएट करूं, मैं करूंगी कल को मैं फंस गई, मैं पिन पॉइंट हो जाऊंगी, मैं ये डर समझती हूं। मैं आपको इंस्टिगेट नहीं कर रही हूं कि आपको लिख के देना है, लेकिन मैं ये बता रही हूं कि कोई लिख के देगा तभी तो एक्शन होगा, कोई लिख के नहीं देगा तो क्या होगा। खैर, आपके लिए मेरे पास कुछ सुझाव रहेंगे। पहला तो हर हालत में फिजिकल पोजीशन चाहिए आंसर कॉपी का, हर हालत में फिजिकल पोजीशन चाहिए आंसर कॉपी का। दोबारा रिपीट कर रही हूं, एक CWP नंबर मुझे याद आ रहा है, शायद वही है 2201/2014। सर्च करना, सिविल रिट पिटीशन नंबर 2201/2014, शायद विकास शर्मा का है। ये हरियाणा के खिलाफ ही आया हुआ है, जिसमें लिख कर दिया था, कोर्ट ने कहा था कि इंफॉर्मेशन तो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा। दूसरा, धड़ल्ले से लिखो, श्वेता ढुल को आंसर कॉपी दी थी तुमने। श्वेता ढुल अपनी आंसर कॉपी का फिजिकल पोजीशन लेकर गई थी, HCS 2016 की बात है मेरे ख्याल से ये, तो ये भी। दूसरा, आंसर कॉपी लेनी है, ठीक है, सारे जितने कमीशन के पढ़ सकते हो, जितने हाई कोर्ट की जितनी और जजमेंट पढ़ सकते हो पढ़ो। अपना केस खुद लड़ना पड़ता है, ये याद रखना। वकील खड़े होते हैं, वकीलों को आप बताते हैं कि ये चीजें आप कर सकते हैं, साथ में लड़ना पड़ेगा, ध्यान रखो, पढ़ो। दूसरा, आंसर कॉपी दिखाने के लिए जब ये बुलाते हैं, आपको अभी अपने 15 प्रश्न याद हैं, तो 15 प्रश्नों के जो आप आंसर लिख के आए हो, जिस स्टैंडर्ड बुक से लिख के आए हो, एक क्वेश्चन की चीर फाड़ कर दो। जैसे इन बच्चों ने जनरल लिख के दिया है एमओ वालों ने, क्योंकि इनको तो एकदम से आंसर कॉपी दिखाई, सुनोगे और एकदम से वो दिख के आगे। हर एक क्वेश्चन पे जहां भी आपको लगता है, 15 के 15 मैं इसलिए बोल रही हूँ, पहले ही ऑब्जेक्शन लिख के रखो, क्योंकि तुम्हारे हर एक क्वेश्चन में इन्होंने कम अंक दिए हैं। तो जिस भी स्टैंडर्ड बुक से लिखा है वो, जो भी उसका आंसर हो सकता है वो पूरा, चाहे तुम्हारा 10 पेजों का ऑब्जेक्शन हो, इनको हर एक ऑब्जेक्शन का जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। उसको डिटेल में लिखो और उस डिटेल को वेरीफाई करवाओ अपने प्रोफेसर से, समझे। एक प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं? लाल किला है, कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल है, कुछ भी, जो भी। तो वो आपने लिखा है, वो आप डिटेल लिखो कि मैंने इस प्रश्न में ये उत्तर लिखे, इन बुक में ये उत्तर है, ये रेफरेंस बुक है अंग्रेजी की, और अंग्रेजी के ये इस यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर ये सब पढ़ाते हैं हरियाणा में, इससे बाहर इसका उत्तर नहीं हो सकता है। खत्म। दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न था, इसका मैंने ये उत्तर लिखा है, इसका मॉडल आंसर जो हमारे प्रोफेसर ने दिया है वो ये है, इससे बाहर ये होना नहीं चाहिए, और ये रेफरेंस बुक्स हैं जहां से मैंने ये उत्तर लिखा है। खत्म। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? आज आपको अपने आंसर्स याद हैं, आप लिख सकते हो डिटेल में। कल को जब आपको साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ये आंसर कॉपी दिखाई जाएगी, शायद जल्दी दिखाई जाएगी क्योंकि एएमओ वाले ये ला चुके हैं ऑर्डर, तो आपके ऊपर सेम ऑर्डर लागू होगा, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपने क्या करना है। तो ये कीजिए आप, बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, देखो हम क्या करते हैं कि श्वेता ढुल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है, HPSC को यदि हम करेंगे तो हरियाणा सरकार को कर दिया सीधा, तो वर्सेस आ गया स्टेट आ गया, स्टेट का आ रहा है, AG ऑफिस से कोई आ रहा है वकील, या फिर उन्होंने, बड़े बड़े वकील होते हैं, सरकार के पास तो बहुत पैसा है कि प्राइवेट वकील हायर कर दिया, वो आ रहा है। प्रॉब्लम कहां होती है? जब आप चेयरमैन सेक्रेटरी को नाम से पार्टी बना लेते हो केस में, ठीक, केस में यदि आप नाम से पार्टी बनाएंगे, और मैं तो कहूं यहां एग्जामिनर को भी पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि आप चैलेंज तो यही कर रहे हैं कि एग्जामिनर ने ढंग से कॉपी नहीं करी है, तो एनोनिमस एग्जामिनर यदि बनता हो वो, नहीं तो चेयरमैन सेक्रेटरी HPSC जिन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है, उन्हें नाम से बनाओ, पार्टी बनाओ। जब उन्हें डेली की डेली आना पड़ेगा या हर तारीख पर हाईकोर्ट में आना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम होगी ना। प्रॉब्लम तो समझ रहे हो? अच्छा, ये करना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने कहा था कि आपको मॉडल आंसर्स लिखवाने हैं, ये आपको मॉडल आंसर की नहीं देंगे,
मॉडल आंसर्स नहीं देंगे, तो वो आपको लिखवाने हैं, कैसे भी लिखवाइए, या हर एक प्रश्न की चीर फाड़ खुद कर दीजिए कि किस 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 कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं पूरे देश में, उन रेफरेंस बुक्स के नाम लिख दें, और ये भी लिखें कि आप कौन कौन सी रेफरेंस बुक के साथ अपने आंसर करके आए हैं। आप अपनी ऑब्जेक्शन तैयार करना शुरू कर दें आज से ही, चाहे आपका ऑब्जेक्शन 10 पेजों का हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको जवाब देना पड़ेगा। और जो इन्होंने जवाब दिए हैं, मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोल दिया था, उन्होंने आप लोगों से शेयर भी कर दिया होगा ग्रुप्स में, और नहीं किया है तो मैं शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में या 1-2 दिन में अपने फेसबुक पेज पर भी कि इन्होंने क्या क्या जवाब दिए हैं। तो आपको वो जवाब देखने हैं और उसके अनुसार अपने ऑब्जेक्शन तैयार करने हैं, जरूरी है, ये भी ऐसे ही करते हैं, ठीक। और यहां पर ज्यादा लंबा हो गया है लाइव, तो इसे समाप्त कहूंगी बिना लड़े ना कोई चीज मिलती नहीं है। 2019 में हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन, या फिर आज 2025 में हुआ है, अब पता नहीं आगे कब होगा, वी डू नॉट नो। खोने के लिए कुछ है नहीं, फेल तो पहले ही कर रखा है, तो बचता है पाना ही, पाने के लिए ही हो सकता है। और लड़ाई से ना एक संतुष्टि मिलती है अंदर। मैं जब लड़ रही थी खुद के लिए तो मुझे पता था, खैर मैं तो ज्यादा आगे निकल गई, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं सोशल एक्टिविस्ट बन जाऊंगी। अपने लिए लड़ने लगी थी कि लोग कहेंगे सोशल एक्टिविस्ट और रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट, भर्ती विशेषज्ञ, और फिर पॉलिटिक्स में आना। आई नेवर थॉट ऑफ इट, आई नेवर प्लान्ड इट, एंड इट इज नॉट एट ऑल इजी। अगर किसी को लगता है कि एक्टिविज्म बहुत आसान है तो एक आंदोलन करके देखिए ना, देखो कितने बच्चे आते हैं खुद के लिए लड़ने के लिए। और यहां पता नहीं कितने आंदोलन कर दिए, याद भी नहीं। एक आंदोलन करके देखिए, पता चलेगा। लोग लड़ना नहीं चाहते, पंगे नहीं लेना चाहते, तैयार नहीं है लड़ने के लिए, कम में गुजारा कर लेंगे। डर है, भय है, किस चीज का। दूसरा, फिर पॉलिटिक्स भी आप समझो कि या तो बहुत ज्यादा पैसे वालों की है, या जिनके पहले से कोई परिवार में पॉलिटिशियन है या गॉडफादर हैं। श्वेता ढुल, नो वन इन पॉलिटिक्स, नेवर थॉट ऑफ पॉलिटिक्स, कोई गॉडफादर नहीं, कुछ नहीं, और यहां चल दी है। क्यों चल दी है? क्योंकि लगा कि लड़े बिना यहां शांति नहीं मिलेगी, और यहां शांति नहीं मिली तो जीना मुश्किल हो जाएगा, जी नहीं पाऊंगी। आपको निवेदन करती हूं, लड़ना, क्योंकि जब थोड़ा समय निकल जाएगा ना, जब आपको लगेगा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता था या बन सकती थी, मैं उस पोस्ट पर जा सकता था या जा सकती थी, लेकिन तब मैं लड़ी नहीं या लड़ा नहीं, तो वो चीज बड़ी तंग करती है, बार बार आती है, सोच आती है। तो मुझे लगता है लड़ना तो हर किसी को चाहिए, और कुछ नहीं तो शांति बहुत मिलती है। हाँ, लड़ते लड़ते आप कुछ चीजें ठीक करवा सकते हैं आगे आने वालों के लिए, अपने लिए तो कर ही सकते हैं, आगे आने वालों के लिए भी। खैर, जो सरकार बार बार बोलती है पारदर्शिता, उन्हें आप लिख कर दें कि अपारदर्शिता हो रही है, अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री साहब से, गवर्नर साहब से मिलें, आप लेटर्स लिखें। आप चीफ जस्टिस हरियाणा और पंजाब को भी लिख सकते हैं, लेटर्स लिखें। लिखने का बहुत बड़ा महत्व होता है। श्वेता कितना बोलेगी, क्या बोलेगी? मैं पीड़ित नहीं हूं इस पूरे मामले में, मैं किसे लिखूं, मैं किसे कहूं? क्योंकि मेरा लिखना और मेरा कहना छोड़ते हैं, मेरा लिखना सार्थक नहीं होगा। आप पीड़ित हैं, आप जहां भी लिखेंगे, लिखना क्यों जरूरी है, उसके ऊपर एक्शन हो जाता है बहुत बार, राइट? मैं नहीं कर सकती हूं, मैं नहीं लिख सकती हूं। मैंने एचसीएस के लिए बहुत लिखा, बहुत जनों, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस तक को दे के आई थी, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक को दे के आई थी, मैं बार बार इन्हें ईमेल कर रही थी, मैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन सबको कवर कर चुकी थी। मैं उसके बाद बता रही हूं कि मैं किस किस को लिख के आई थी, और मैं नाम से लिख के आई थी। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सबको देकर आई थी। हालांकि एक्शन नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन लड़ी। प्रदेश में तो आपको जाकर बात करनी चाहिए,
जो मुख्यमंत्री पारदर्शिता पारदर्शिता करते हैं उनसे पूछना चाहिए, वेयर इज योर ट्रांसपेरेंसी? इट इज नो वेयर टू सीन। एनीवेज, थोड़ा पढ़ लेती हूं मैं। हमने एक बिहारी मुख्यमंत्री बना दिया, भुगत रहे हैं कृष्ण। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर रवि तंवर मैम। एआई जनरेटेड पेपर था, ये बहुत सारे बच्चों ने क्लेम किया है, एंड आई टू थिंक सो कि एआई जनरेटेड पेपर्स बना रहे हैं और शायद एआई से ही चेक करवा रहे हैं, या फिर कोई इन्होंने बिठा दिया है जहां इन्होंने कहा है कि भैया देखो ये 100 पोस्टें हैं, 100 में से भरनी हमें 30 ही हैं, 70% खाली छोड़नी है। 30 में से एक काम करो, 28 बच्चे ये हैं, ये लिस्ट दे दी तुम्हें, और 2 हरियाणा के कोई से पास कर दो, और बाकी जो 70 है ना उनको 35 से ऊपर नंबर नहीं देने, 35% से ऊपर नंबर नहीं देने। तो जितने उसमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आंसर कॉपी एक उठाई होगी, उसके ऊपर लिख दिया होगा 40, इसको 40 अंक दे दो, इसको 42 दे दो, इसको 48 दे दो, इसको 45 दे दो, इसको 30 दे दो, इसको 20 दे दो। तो उसी हिसाब से अंदर चेकिंग कर दिया, अरे इसको तो 30 देने हैं, अब अंदर पहले वाले क्वेश्चन में चलो 2 दे देते हैं, दूसरे वाले में चलो 3 दे देते हैं, तीसरे वाले में 0 दे देते हैं, चौथे वाले में 4 दे देते हैं, और 20 टोटल करा है बस इन्होंने। बहुत बार मुझे ऐसे लगता है कि ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। एचसीएस में तो इन्होंने कर ही रखा था, ऐसा लग ही रहा था। एचसीएस में धड़ल्ले से कर रखा था, 7 का Z बना के ERO, 8 का फ्लावर बना रखा था, कटिंग कर रखी है, और किसी एग्जामिनर के कोई सिग्नेचर नहीं, इतना। खैर, मैडम जी फिजिक्स में ओएससी और डीएससी की पोस्ट खाली गई, जनरल के लिए भी 35% और ओएससी डीएससी के लिए भी 35%। इस हिसाब से तो हमेशा ही पोस्ट खाली जाएंगी। बिल्कुल, रिजर्वेशन का तो यहाँ पर कोई पैमाना अपनाया नहीं जा रहा ना। यहाँ पे कहाँ गया आरक्षण, कहाँ मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। और आरक्षित वर्ग की हितैषी बनती है सरकार, तुम आरक्षित वर्ग की सीटें छोड़ रहे हो। आरक्षित वर्ग तो सफर हो ही रहा है, और जनरल कैटेगरी को सफर कैसे करवा रहे हैं, सारे बार के भर के। इंग्लिश का तो सत्यानाश कर दिया इन्होंने, बिल्कुल कर दिया भाई, कोई दो राय नहीं। फिजिक्स में 50 मार्क्स का मिसप्रिंट था, हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखी है रिजल्ट पर मैम। ये भी चलो ठीक है, न्यायपालिका ना होती तो देखो कितने ये गदर मचा रखा था इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में। जिस यूथ के लिए आप अपना गला, ऊर्जा और समय खराब कर रही है, वो यूथ आपसे कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में आपको पता चल जाता होगा। कमेंट बॉक्स में बहुत बढ़िया पता चलता है मुझे क्यों नहीं है सहमत। जब मैंने यूथ की आवाज उठाई है, जो पीड़ित है उसने साथ में आवाज उठाई है, वो लड़ा है, और लड़ रहे हैं बच्चे। मेरे लिए इतना ही बहुत है। पहले हरियाणा में कोई लड़ता नहीं था, एचसीएस का एग्जामिनेशन दिया था, लड़ी। हरियाणा में रोजगार, बेरोजगारी, भर्तियों में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं था। आई एम सॉरी टू से, ये मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा बना है। बच्चे लड़ने लगे हैं, रोजगार के लिए लड़ने लगे हैं, भर्तियों में भ्रष्टाचार के लिए लड़ने लगे हैं, रीले बनाने लगे। मैं देख रही थी यहाँ पे कहते हैं हांसी को बढ़ा दिया भाई 23वां जिला। अरे नायब सैनी जी, सिलेबस तो बढ़ाने लग रहे हो, भर्ती तो काट दो। ऐसे टाइप की रील बना रहे हैं भर्तियों को लेकर, भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर, भर्तियां निकालने को लेकर। हरियाणा से बाहरी अभ्यर्थियों का भारी मात्रा में चयन को लेकर, ये ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, जो न्यूज में, मीडिया में चल रहे हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ये चीज बोल रही हूं, ये कमेंट पढ़ लिया इसलिए बोल रही हूं, बताने की भी जरूरत नहीं है। हर जगह लोग जागरूक हो गए अपने अधिकारों के लिए, और बात कर रहे हैं, इतना बहुत है। बैकडोर एंट्री कर रहे हैं आलोक वर्मा एंड एम.के. आहूजा, मार्च में रिटायर हो रहे हैं, अच्छे खासे पैसे लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, वी डू नॉट नो अबाउट दिस, बट यस, लोगों की ऐसी भावनाएं हैं जो आपने व्यक्त कर दी बिल्कुल सही तरीके से। अनीता बेरवाल, एब्सोल्युटली राइट मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। टोटली सिस्टम फेलियर है। किरण सिंह, आई नो दैट। सोमवीर मलिक, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, थैंक यू ब्रदर। फिजिक्स में तो हाई कोर्ट ने इनकी एक्सपर्ट रिपोर्ट भी रिजेक्ट कर दी और उसे रिसील करके वापस भेज दी कमीशन को, वेरी नाइस। देखो, जब तक ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता ना, तब तक चीजें कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे चलती रहती हैं। और जो सील्ड कवर में चलता रहता है वो तो खैर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इन्होंने यहां गड़बड़ करी है एमओ में और ऐसे ऐसे जवाब दिए, और आप प्लीज बिफोर हैंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट।
अगर आप डिटेल में प्रिपेयर कर लोगे तो आपको कोई मात देने वाला है नहीं, और फिजिकल पोजीशन हर हालत में लेना है। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे और मुद्दे हैं, ग्रुप डी वालों ने मेरा ईमेल भर दिया, तुम सब क्या एकदम से जुटते हो स्कीम बना के कि आज मैडम को ये सब कुछ भेजने है, तो भाई बेबेद का नो ईमेल ना भरे करो, मैं पढ़ लेती हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है, उनके बारे में बात करूंगी। स्पोर्ट्स कोटा वाला रह रहा है, उनके बारे में बात करूंगी। काफी सारे इश्यूज थे, मैंने एक उसमें लिखे थे, मैं सबके बारे में बात करना चाहती हूँ, जैसे जैसे समय मिलता जाएगा जरूर बात करती जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर एंड आई एम ऑलवेज विद यू। गुड नाइट।